हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस वीडियो में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करे हैं ऑन योर रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट 2021 एंड 2022। सो आज के इस वीडियो में मैंने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको डिस्कस करे हैं, ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में और एज वेल एज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन करा है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड बेसिक डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके प्रिपरेशंस को बूस्ट करने के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो हमने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट बनाया है, ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपका सारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट बनाया है, और आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमने हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के इस कंटेंट में कवर करा है। और हम आपको गारंटी देते हैं कि हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के मटेरियल से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करना है। याद रखिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, और कॉन्टैक्ट करने के विद इन 15 to 20 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, 1000 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हमारा जो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट है, ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो एक्चुअल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में हमने कवर करे हैं। तो आपको हमारा, अगर आप कोर्स परचेस करोगे, अगर आप हमारा कोर्स फॉलो करोगे, तो आपको कुछ इस तरीके से हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में आपको प्रिपरेशन करना है कि आपको हमारे जो नोट्स है और जो मॉक टेस्ट को एक वीक में कवर कर लेना है। और ये जो 1000 प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ है, 1000 प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ, ये आप आपके एज अ रिविजन के तौर पर यूज कर सकते हो। आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले, और अगर आप आपके एग्जाम के इवन 4 to 5 आवर्स पहले भी इसको एक बार रीड कर चले जाओगे, तो आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चंस को मार्क कर आ जाओगे। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं, उन कई स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि उनको हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से डायरेक्टली एग्जाम में 10 to 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो हमारे इस स्टडी मटेरियल को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप अगर मैसेज करते हो, मैसेज करने के विद इन 15 to 20 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। सो इस ऐप पर आपको 1 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी, और अगर आप ऐप पर जाते हो तो आपको डायरेक्टली वहां पर सारा कंटेंट इजिली अवेलेबल हो जाएगा। और ऐप को डाउनलोड करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो वहां से आप हमारे ऐप को एक्सेस कर सकते हो। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। पहला प्रश्न, शोधकर्ता की रुचि शहरी क्षेत्र में किसी विशेष राजनीतिक दल के विवरणिका का अध्ययन करने में है। अध्ययन के लिए उसे कौन सा उपकरण पसंद करना चाहिए? द रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द प्रोस्पेक्टस ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इन एन अर्बन एरिया। व्हाट टूल शुड ही प्रिफर फॉर द स्टडी? तो इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि एक शोधकर्ता है, शोधकर्ता की रुचि है, एक शोधकर्ता को एक अध्ययन करना है। उस अध्ययन में देखना है कि राजनीतिक दल है, वो राजनीतिक दल, उसके कितने चांसेस है वो जीत सकता है या फिर नहीं एक शहरी क्षेत्र में। ये देखना है रिसर्चर को, इस पर अध्ययन करना है। तो इस अध्ययन के लिए रिसर्चर कौन से टूल का उपयोग करेंगे, हमें ये पता लगाना है इस प्रश्न में। मतलब एक रिसर्चर है, रिसर्चर को एक स्टडी करना है। स्टडी में देखना है कि एक अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में ये पॉलिटिकल पार्टी की जीतने के चांसेस क्या होंगे, कि पॉलिटिकल पार्टी वहां पर सरवाइव कर पाएगी या फिर नहीं। तो इस स्टडी को परफॉर्म करने के लिए, स्टडी को कंडक्ट करने के लिए रिसर्चर किस टूल का यूज करेंगे, हमें ये पता लगाना है इस क्वेश्चन में। तो जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर हम रिसर्चर जो है ये स्टडी कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के जीतने के कितने चांसेस जो हैं, कि ये पॉलिटिकल पार्टी वापस सरवाइव कर पाएगी या फिर नहीं। तो ये कौन सा एरिया है? अर्बन एरिया है। अर्बन एरिया मतलब एक शहरी क्षेत्र। सो यहाँ पर ये शहरी क्षेत्र है, मतलब यहाँ पर जो ज्यादातर पढ़े लिखे लोग ही होंगे, मतलब लिटरेट लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे ज्यादातर। तो यहाँ पर ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ पर आप उनको क्वेश्चंस प्रोवाइड करके पूछ सकते हो
कि पॉलिटिकल पार्टी के जीतने के चांस होंगे या फिर नहीं। तो यहाँ पर एक रिसर्चर क्या करेंगे, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे लोगों को, मतलब रेस्पोंडेंट्स को। सो लिस्ट ऑफ क्वेश्चनर्स किस में होते हैं, क्वेश्चनर्स में। सो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चनर क्या होता है, जिसमें एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे और लोगों को वहां पर प्रोवाइड किया जाएंगे ये लिस्ट। सो लोग क्या करेंगे, इस लिस्ट के थ्रू इस क्वेश्चंस के रिस्पॉन्ड करेंगे। सो डायरेक्टली यहाँ पर जो रिसर्चर डायरेक्टली नहीं पूछ सकते कि इस पॉलिटिकल पार्टी के जीतने के कितने चांसेस है। रिसर्चर कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, उन क्वेश्चंस के थ्रू रिसर्चर लोगों का रिस्पॉन्ड जानेंगे कि यहाँ पर ये पार्टी ने कितना काम करवाई है, ऐसा कुछ क्वेश्चन होंगे इस लिस्ट में, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। सो लोग इस टाइप के क्वेश्चंस का रिस्पॉन्ड करेंगे। अब रिस्पॉन्ड करने के बाद रिसर्चर को लोगों का रिस्पॉन्ड मिल जाएगा, जो पब्लिक है, जो जिस पर रिसर्चर ये अर्बन एरिया पर रिसर्चर एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, वहां पर रहने वाले लोगों को प्रोवाइड करेंगे और वो उसका रिस्पॉन्ड देंगे। तो रिसर्चर जो उनका रिस्पॉन्ड आएगा उनके थ्रू गेस करेंगे कि इस पॉलिटिकल पार्टी के जीतने के चांसेस क्या होंगे। क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं तो उनको क्वेश्चन समझ में आएंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आएंगे, तो वो इजीली फिल कर सकते हैं इस क्वेश्चनर को। सो क्वेश्चनर क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होती है जिसमें रिसर्चर सारे क्वेश्चन पहले से ही प्रोवाइड कर देते हैं और जो रिस्पॉन्डेंट है उनका आंसर करते हैं। सो उसे हम कहते हैं क्वेश्चनर। सो इस स्टडी को परफॉर्म करने के लिए रिसर्चर जो है आपके क्वेश्चनर इस टूल का यूज करेंगे। मतलब इस अध्ययन के करने के लिए रिसर्चर जो है मतलब आपका शोधकर्ता जो है वो आपके प्रश्नावली इस टूल का उपयोग करेंगे। सो इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, मतलब ऑप्शन सी क्वेश्चनर। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम एक एक बारी देख लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पर आपका ऑप्शन ए दिया गया है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल कब हम करेंगे, जब हमें देखना होगा जो फाइनल रिजल्ट आते हैं, फाइनल रिजल्ट में हमें देखना होगा कि पूरी यहाँ पर जो सिटी है, पर्टिकुलर सिटी है, अगर सिटी दिया जाता है पूरी सिटी में अगर ये पर्टिकुलर जो पार्टी है उसके जीतने के कितने चांसेस हो सकते हैं। सो तब देखने के लिए हम रेटिंग स्केल का पता लगाएंगे हमें वोट मिलने के बाद। सो यहाँ पर आपका रेटिंग स्केल इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। उसी तरीके से इंटरव्यू कंडक्ट करवाना, यानी हर एक एक लोगों से उनका रिस्पॉन्स कलेक्ट करना। तो अब मतलब अर्बन एरिया की जो पॉपुलेशन है ज्यादा होती है, अब एक एक लोगों से उनका रिस्पॉन्ड कलेक्ट करने जाओगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो इसीलिए इंटरव्यू इस टूल का यूज नहीं करेंगे रिसर्चर। इस प्रश्न का ऑप्शन बी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से स्केड्यूल जिसे हम कहते हैं अनुसूची। स्केड्यूल इंटरव्यू की ही तरह होता है, लेकिन स्केड्यूल में रिसर्चर पहले से ही क्वेश्चंस डिसाइड कर लेते हैं कि उनको जो रिस्पॉन्डेंट्स है उनको क्या क्वेश्चन करना है। लेकिन इंटरव्यू में पहले से क्वेश्चन जो होते हैं, पहले से जो आपका प्रश्न होते हैं, रिसर्चर ये डिसाइड नहीं करते। लेकिन स्केड्यूल में सेम इंटरव्यू की तरह होता है, लेकिन इसमें जो रिसर्चर है पहले से ही क्वेश्चंस डिसाइड कर लेते हैं। सो अगेन स्केड्यूल एक टाइप का इंटरव्यू ही होता है, इंटरव्यू की तरह होता है। सो यहाँ पर एक एक लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए रिसर्चर के पास टाइम उतना नहीं होता, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए स्केड्यूल इस टूल का भी यूज नहीं करेंगे। सो रिसर्चर इस स्टडी को परफॉर्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चनर इस टूल का यूज करेंगे। सो इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न, What is the difference between the mean of a researcher's sample and the mean of the population of the sample known as? एक शोधकर्ता के नमूने और जनसंख्या के नमूने के मध्य के बीच अंतर को क्या कहते हैं। मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन दी गई है, हमें फाइंड आउट करनी है कि ये डेफिनेशन किस ऑप्शन की डेफिनेशन होगी। अब इस डेफिनेशन में हमें ये बताया गया है कि आपके जो पॉपुलेशन है, मतलब आपकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या और आपके जो सैंपल, मतलब रिसर्चर्स के सैंपल, मतलब आपके जो सैंपल से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसका मीन, पॉपुलेशन का मीन और सैंपल का मीन से आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उनका डिफरेंस क्या होगा, उनका अंतर को हम क्या कहेंगे। मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन का आपका मीन, पॉपुलेशन का मीन माइनस सैंपल का मीन, इस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे। सो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, पॉपुलेशन का मीन मतलब पॉपुलेशन का जो भी मीन होगा वो आप लिखोगे, और सैंपल का मीन, सैंपल जिस पर हम रिसर्च परफॉर्म करते हैं, जिस पर हम शोध परफॉर्म करते हैं। तो शोधकर्ता का जो सैंपल होता है और सैंपल से हमको जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसका डिफरेंस, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो इस डेफिनेशन को हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर, सैंपल एरर और सैंपल एरर। तो ये जो डेफिनेशन आपको दी गई है
सो ये डेफिनेशन आपकी होगी सैंपल एरर की, जिसे हम कहते हैं नमूनाकरण त्रुटि। तो यहाँ पर आप जो आपका ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। सो ये डेफिनेशन जो आपको गिवन है ये सैंपल एरर की गिवन है। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उसे भी हम एक बारी देख लेते हैं। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल, जिसे हम कहते हैं विश्वास अंतराल। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस होता है कि आपका जो रिजल्ट है वो कितने % सही आएगा, आपके रिजल्ट पर कॉन्फिडेंस, उसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। आपको आपके रिजल्ट पर जो विश्वास होगा उसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस अंतराल, कॉन्फिडेंस इंटरवल। सो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है कॉन्फिडेंस इंटरवल की नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन सी स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसे हम कहते हैं मानक विचलन। सो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन बताते हैं कि आपका डेटा किस तरीके से स्प्रेड आउट है, आपका डेटा कितना स्प्रेड है, ये बताता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। सो यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड डिविएशन की भी हमें डेफिनेशन नहीं गिवन है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन डी सिग्निफिकेंस लेवल, जिसे हम कहते हैं सार्थकता स्तर। तो सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है कि आप जैसे मान लेते हो रिसर्च में आपके 1% और 5% सिग्निफिकेंस लेवल आप सेट करते हो। मतलब आप ये देखते हो कि इतने % आपके रिसर्च में एरर होने के चांस है। अगर आपके इससे कम एरर आता है आपके रिजल्ट में, तो आप कहोगे कि आपके जो रिजल्ट है वो सही है। मतलब आपके जो रिजल्ट है वो बाय चांस नहीं आ रहे, जो एक्चुअल में जो रियलिटी में रिजल्ट आना है वही आ रहा है। सो उससे हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। सो ये सिग्निफिकेंस लेवल की भी हमें डेफिनेशन नहीं गिवन है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सैंपल एरर, जिसे हम कहते हैं नमूनाकरण त्रुटि। नेक्स्ट, मुक्त सरकारी आंकड़ा प्लेटफॉर्म OGDP भारत से लिया गया आंकड़ा कहलाता है। द डेटा टेकन फ्रॉम द ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म OGDP इंडिया विल बी कंसिडर एज। इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि एक डेटा है, एक आंकड़ा आपने लिया है, एक किसी सरकारी आंकड़ा है, सरकारी प्लेटफॉर्म से आपने कुछ आंकड़ा लिया है, तो उस आंकड़े को आप क्या कहोगे, क्या कंसिडर करोगे आप उस आंकड़े को? क्या आप प्राथमिक आंकड़ा कंसिडर करोगे, गौण आंकड़ा, या फिर परिकल्पनात्मक आंकड़ा, या फिर अनुभवक आंकड़ा? यानी आपने एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म से एक डेटा लिया, आप उस डेटा को क्या कंसिडर करोगे? प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, हाइपोथेटिकल डेटा, या फिर एम्पायरिकल डेटा? तो याद रखिए, आपको रिसर्च में सिर्फ 2 ही टाइप के डेटा अच्छी तरीके से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा पर बेस्ड। तो याद रखिएगा, रिसर्च में हम 2 तरीके से डेटा को कलेक्ट करते हो, 2 तरीके से आप आपके रिसर्च में डेटा को यूज करते हो। एक होता है आपका प्राइमरी डेटा और एक होता है आपका सेकेंडरी डेटा, मतलब प्राथमिक आंकड़ा और गौण आंकड़ा। प्राइमरी डेटा क्या होता है? जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं। प्राइमरी डेटा का मतलब क्या होता है? जो रिसर्चर खुद रिसर्च में डेटा जनरेट करते हैं, मतलब खुद रिसर्चर वो डेटा कलेक्ट करते हैं, खुद आपके शोधकर्ता जो होते हैं वो रिसर्च में आपके शोध में इंफॉर्मेशन, आपके शोध में जो आंकड़ा होता है उनको इकट्ठा करते हैं, उससे हम कहते हैं प्राथमिक आंकड़ा, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा होता है, जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा होता है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा पब्लिश डेटा होता है, ऑलरेडी अवेलेबल डेटा होता है। तो सेकेंडरी डेटा, यहाँ पर सेकेंडरी डेटा में रिसर्चर जो होता है आपके वो डेटा को जनरेट नहीं करते हैं। मतलब गौण आंकड़ा क्या होता है? ये पहले से ही आपके पास डेटा प्रेजेंट होता है, किसी ने इस पर रिसर्च किया होता है, ये ऑलरेडी अवेलेबल डेटा होता है। यहाँ पर रिसर्चर खुद डेटा जनरेट नहीं करते हैं, मतलब यहाँ पर जो आपके शोध करता है वो आंकड़ों में आंकड़ा जनरेट नहीं करते हैं, मतलब आपका डेटा को जनरेट नहीं करते, उससे हम कहते हैं गौण आंकड़ा, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। अब इस क्वेश्चन में हमें जैसे कि दिया गया है कि एक डेटा जो है वो एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म से लिया गया, एक ओपन गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म से लिया गया है, मतलब ऐसा आंकड़ा जो सरकारी प्लेटफॉर्म से लिया गया है। सो यहाँ पर जो गवर्नमेंट का डेटा है, याद रखिएगा, गवर्नमेंट का डेटा पब्लिश डेटा होता है, ऐसा डेटा जो गवर्नमेंट का डेटा लिया गया है। सो गवर्नमेंट का डेटा आपका पब्लिश डेटा होता है, और जो डेटा पब्लिश्ड होता है मतलब ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, पहले से ही प्रेजेंट डेटा होता है, उससे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा, जिसे हम कहते हैं गौण आंकड़ा। जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा होता है उससे हम कहते हैं गौण आंकड़ा और सेकेंडरी डेटा। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, जो कि है आपका ऑप्शन बी, सेकेंडरी डेटा और गौण आंकड़ा।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब जो आपके ऑप्शन सी और डी है इन्हें भी हम एक बारी देख लेते हैं। ऑप्शन सी हाइपोथेटिकल डेटा, जिसे हम कहते हैं प्राकल्पनिक आंकड़ा। सो ये क्या होते हैं? हाइपोथेटिकल डेटा, ये हाइपोथेसिस से लिया गया है ये वर्ड, मतलब आपका इमेजिनरी डेटा। आप थोड़े समय के लिए मान लेते हो कि ऐसा हो सकता है, ये डेटा ऐसा हो सकता है। सो यहाँ पर आप मान कुछ नहीं रहे हो, यहाँ पर आप कोई आपका हाइपोथेटिकल डेटा नहीं है, ये ऑलरेडी अवेलेबल डेटा है। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प सी है ये गलत हो जाएगा। विकल्प डी अनुभविक आंकड़ा, जिसे हम कहते हैं एम्पायरिकल डेटा। एम्पायरिकल डेटा क्या होता है? जो आपके अनुभव पर बेस्ड होता है, जो आपके अनुभव पर आधारित होता है, उससे हम कहते हैं एम्पायरिकल डेटा। सो यहाँ पर ये आपका एम्पायरिकल भी डेटा नहीं होगा, ये आपके गवर्नमेंट का डेटा आपके अनुभव पर बेस्ड नहीं होता है। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प डी है ये भी गलत हो जाएगा। सो यहाँ पर जो गवर्नमेंट डेटा है इसे हम कंसिडर करेंगे सेकेंडरी डेटा, मतलब आपका जो सरकारी प्लेटफॉर्म से आपने आंकड़ा लिया है उस आंकड़े को हम कंसिडर करेंगे आपका गौण आंकड़ा। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी सेकेंडरी डेटा और गौण आंकड़ा। अगला प्रश्न, अगर दो चर पूरी तरह से नकारात्मक से संबंधित में होते हैं, two variables are said to be perfectly negatively correlated if। इस प्रश्न में हमें फाइंड आउट करना है और ये पता लगाना है अगर दो चर पूरी तरह से नकारात्मक से संबंधित में होते हैं तो उन दो चर के बीच में कैसा संबंध होगा। अगर आपके जो दो वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेटेड है, वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड है, तो उन दो वेरिएबल्स के बीच में, उन दो चर के बीच में कैसा कोरिलेशन होगा या फिर कैसा संबंध होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो याद रखिएगा कोरिलेशनल रिसर्च में से संबंध रिसर्च में आपके एक कोएफिशिएंट होता है जिसका नाम होता है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। तो आपके जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू है ये आपकी -1 से +1 के बीच में लाई करती है, -1 से +1 के बीच में होती है। सो यहाँ पर अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 है, देन आप कहोगे जो आपके चर है, जो आपके वेरिएबल्स है, उनके बीच में कैसा संबंध होगा, एक दूसरे से वो कैसे रिलेटेड होंगे, परफेक्ट नेगेटिवली। ओके, अगर -1 होगा आपकी कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू, तो आपके जो चर है वो एक दूसरे से कैसे, उनके बीच में कैसा संबंध होगा, वो एक दूसरे से परफेक्ट नेगेटिवली कोरिलेटेड होंगे। अगर आपके जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है, मतलब आपके जो चर है, आपके जो वेरिएबल्स है, एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड होंगे, उनके बीच में कैसे सहसंबंध होगा कि वो एक दूसरे से पॉजिटिवली कोरिलेटेड होंगे। आपको ये याद रखना है। अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 है, मतलब वहां पर आपके जो चर है उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, नो रिलेशन। ओके, आपको ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपके जो कोरिलेशनल रिसर्च, आपके जो संबंधित अनुसंधान है, उसमें आपका एक कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है, मतलब आपके जो वेरिएबल से जो चर है एक दूसरे से परफेक्ट पॉजिटिवली कोरिलेटेड होंगे, उनके बीच में कैसे संबंध होगा, पॉजिटिव संबंध होगा। अगर आपके जो चर है और आपके जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 है, मतलब आपके जो चर होंगे, दोनों चर के बीच में आपके कोई भी टू वेरिएबल्स के बीच में किस तरीके का रिलेशन होगा, परफेक्ट नेगेटिवली कोरिलेटेड होंगे। वो एक दूसरे से, आपके जो चर होंगे एक दूसरे से उनका कैसा संबंध होगा कि वो एक दूसरे से नेगेटिवली कोरिलेटेड होंगे। सो याद रखना है, जब भी परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड आ रहा है, मतलब नकारात्मक से संबंध आ रहा है, तो आपके जो चर है, आपके जो वेरिएबल्स है, उनके बीच में कैसा संबंध है, वो एक दूसरे से परफेक्ट नेगेटिवली कोरिलेटेड होंगे। कब? जब उनकी कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 होती है। तो आपके चर के बीच में कैसा सह संबंध होगा, गुणांक -1। ओके, तो यहाँ पर आपका जो विकल्प बी होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिचयन विधियों में से उत्तरदाता सव्य नमूने के चयन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं? In which of the following sampling method do the respondents themselves play a major role in the selection of sample?
इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि ऐसी कौन सी सैम्पलिंग मेथड है, ऐसी कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक है, ऐसी कौन सी प्रकार की प्रतिचयन है जिसमें आपके जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं, मतलब आपके जो उत्तरदाता होते हैं, वो प्रमुख भूमिका निभाते हैं। मतलब आपके जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो एक उनका मेजर रोल होता है आपके सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए, आपके नमूनों को चुन लेने के लिए। सो वो आपकी सैम्पलिंग होती है स्नोबॉल सैम्पलिंग, जिसे हम हिंदी में भी स्नोबॉल प्रतिचयन कहते हैं। सो स्नोबॉल सैम्पलिंग और स्नोबॉल प्रतिचयन होता क्या है, हम इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए इस डायग्राम में ये आपके शोधकर्ता है। शोधकर्ता ने ऐसे दो लोगों को चुन लिए, उनका कुछ टॉपिक था जिसमें उन्होंने दो लोगों को चुन लिया। अब यहाँ पर शोधकर्ता का टॉपिक क्या था, जैसे मान लीजिए जो लोग ड्रग कंज्यूम करते हैं, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, तो जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो खुद ब खुद सामने नहीं आते हैं। तो रिसर्चर पहले एक दो लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे जो जिनसे जो उन्हें मिल सकते हैं आसानी से, उन लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इन लोगों को रिसर्चर कहेंगे कि तुम आगे और नमूनों को ढूंढ कर लाओ और आगे लोगों को ढूंढ कर लाओ और आगे कुछ सदस्यों को ढूंढ कर लाओ जो ड्रग्स लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो सैंपल्स है, ये जो रिस्पोंडेंट्स है, ये जो उत्तरदाता है, ये और पॉपुलेशन में से मतलब कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट कर कर लाएंगे। मतलब यहाँ पर वो लोग और लोगों को सिलेक्ट कर कर लाएंगे जो ड्रग्स लेते हैं। तो इस तरीके से जो आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग होता है, स्नोबॉल प्रतिचयन होता है, इसमें जो आपके रिस्पोंडेंट्स होते हैं ये मेजर रोल प्ले करते हैं। मतलब आपके जो उत्तरदाता होते हैं ये प्रमुख भूमिका निभाते हैं, ये और अपने सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। अपने जो नमूने हैं, रिस्पोंडेंट्स ही मतलब उत्तरदाता ही नमूनों को और सिलेक्ट करते हैं इस सैम्पलिंग के लिए। सो स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये नाम कैसे आया, इस सैम्पलिंग का ये नाम कैसे प्रतिचयन, ये स्नोबॉल प्रतिचयन, ये स्नोबॉल स्नोबॉल क्यों बोलते हैं हम इसे, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर एक हाइट से आप स्नोबॉल मतलब एक स्नो को फेंक रहे हो, एक बर्फ का गोला अगर आप फेंक रहे हो एक हाइट से, सो बर्फ का गोला जब नीचे आएगा अपने साथ और बर्फ लेकर आता है और ये बड़ा गोला बन जाता है, छोटा गोला ये एक बड़ा बन जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर रिसर्चर के पास बहुत कम लोग होते हैं स्टार्टिंग में, जैसे यहाँ पर सिर्फ दो ही लोग थे, रिसर्चर के पास दो ही सदस्य थे। ये दो सदस्यों ने क्या करा, और लोगों को सिलेक्ट कर कर लाया और अपने नमूनों को सिलेक्ट कर लिया, तो ये ज्यादा लोग हो गए। उसी तरीके से यहाँ पर बर्फ का जो छोटा सा गोला था ये नीचे उतरते उतरते हाइट से एक बड़ा सा गोला बन गया। इसीलिए हम इसे कहते हैं स्नोबॉल प्रतिचयन और स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प फर्स्ट विकल्प है ये सही हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है, जो दूसरे विकल्प है, जो गलत विकल्प है, उन्हें भी हम एक बारी देख लेते हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग जिसे हम सुविधा प्रतिचयन कहते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग जिसे हम क्लस्टर प्रतिचयन कहते हैं, पर्पसिव सैम्पलिंग जिसे हम प्रयोजन प्रतिचयन कहते हैं। सो कन्वीनियंस और आपका ये जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है और पर्पसिव मतलब कि जो सुविधा प्रतिचयन है और प्रयोजन प्रतिचयन, यहाँ पर रिसर्चर अपनी सुविधा, अपने अनुमान, अपने अंदाजे को आगे रखकर अपनी जनसंख्या में से अपने नमूनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। सो ये होती है आपकी सुविधा प्रतिचयन और प्रयोजन प्रतिचयन, जैसे हम कन्वीनियंस और पर्पसिव सैम्पलिंग कहते हैं। सो यहाँ पर आपका और मेन रोल, मेजर रोल आपका शोधकर्ता का होता है, मतलब आपके रिसर्चर का होता है। सो यहाँ पर आपका सेकंड विकल्प और फोर्थ विकल्प ये गलत हो जाएगा। अब थर्ड विकल्प क्लस्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग में भी आपका रिसर्चर का ही मेजर रोल होता है, ये आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप होता है। सो यहाँ पर आपका जो थर्ड विकल्प है, तीसरा विकल्प भी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा पहला विकल्प, जो कि है स्नोबॉल प्रतिचयन जिसे हम कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। एंड आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।